हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमारी स्टडी चल रही है यानी इसके माध्यम से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वो चीज आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। और किस चीज का प्रैक्टिस है? ये यूपी पुलिस स्पेशली है। बाकी आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जीके और जीएस आपके एग्जाम में आता है, उसका वेटेज है, आप वहां पे ये क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे बड़ी बात आपको बता दिया जाए कि जो है आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जाम जो है आपका डेट आ गई है। जो डेट अनाउंस की गई है वह डेट आपको देखने के लिए मिलेगा कितने तारीख को? तो आप लोग देखिएगा वो 10 से 12 जून के बीच में है। ठीक है, कब है? 10 से 12 जून के बीच में है। ये चीज याद रखिएगा। इसमें जो है क्लास 1 to 5 मतलब पीआरटी जो होती है, क्या पीआरटी प्राइमरी लेवल पे, टीजीटी और पीजीटी, इसके साथ साथ 6 to 8 के लिए। ठीक है, इतना पेपर होना है आपका बीपीएससी की तरफ से। तो बीपीएससी का जो है क्लास हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं उसके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। बहुत होगा 35 से 40 दिन सिर्फ आपके पास बचा है। तो इतने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जीके और जीएस हर जगह पे समान होता है, बस वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। पढ़िए और इसका पढ़ करके जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए, टेप रिकॉर्डर के बारे में पूछ रहा है कि टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे पहले समय में जो टेप चलता था उसमें ऐसे ऐसे बना रहता था और उसमें ऐसे मूव करता था। ठीक है, तो इसकी चाल पूछ रहा है कि उसकी चाल जो है टेप रिकॉर्डर में कितना होती है। तो देखिएगा, जो टेप रिकॉर्डर होता है उसकी चाल आपको देखने के लिए मिलता है कितना? 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो होती है वह 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अपने अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टेप रिकॉर्डर है इसकी चाल आपको देखने के लिए मिलेगा कितना? 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेप रिकॉर्डर में सूचना प्लास्टिक टेप की पट्टियों पर दर्ज की जाती है। ठीक, वो जो पट्टी बनी रहती है बहुत बड़ी सी होती है, आप लोग ब्लैक कलर की देखे रहे होंगे, अब तो देखने के लिए बहुत कम मिलता है, उसी पे वो बना रहता है। ठीक है, जो आमतौर पर पॉलीएस्टर से बना होता है। ये एग्जाम में आपके अगर सवाल पूछ सकता है कि जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें जो प्लास्टिक का बना होता है, जो पट्टी होती है यानी टेप होता है, वो किस चीज का होता है? तो बताइएगा, पॉलीएस्टर से बना होता है। ठीक है, यह चुंबकीय पदार्थ के सूक्ष्म कणों के आमतौर पर कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ क्या होता है, उसको लेपित किया रहता है, उस पर लगाया रहता है, ताकि जब वो गति करे, वो चले, तो जिस जो चीज उसमें रिकॉर्ड हो वो बताया जा सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए आप लोग। देखिए, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए क्या पूछ रहा है, नदी के प्रवाह को, नदी का प्रवाह हुआ या फिर पानी के बहाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये मान लीजिए पानी का बहाव है, ठीक है, और ये नदी के बीच में है। ठीक, ये आपकी नदी है। यही पूछ रहा है कि जो नदी का बहाव है, ये जा रहा है, इसको किस किस में मापा जाता है? क्या ब्यूफोर्ट स्केल में नापा जाता है, या फिर क्यूसेक में, रेक्टर स्केल में, या फिर एनीमोमीटर में? बताइएगा। देखिए, जो रेक्टर स्केल होता है इस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे जो क्यूसेक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्यूसेक जो है इसकी सहायता से नदी के जो जल होता है उसके प्रवाह की गति को मापने का काम किया जाता है। किससे? क्यूसेक से। ठीक है, देखिए, जो नदी के पानी का प्रवाह है इसको मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ब्यूफोर्ट स्केल पर, देखिए अभी बता रहा है आपको कि ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति, कहां पे? समुद्र में हवा की गति किस में मापी जाती है? तो वो आपका होता है ब्यूफोर्ट स्केल। और देखिएगा, जो रिक्टर स्केल है यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम में आता है। ठीक है, और जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर, इससे पृथ्वी तल पर हवा की गति मापा जाता है। मतलब जो पृथ्वी है इसके तल पर अगर हवा की गति मापना है तो कैसे मापी जाती है? तो वो एनीमोमीटर के माध्यम से मापी जाती है, एनीमोमीटर। ठीक है,
और समुद्र के अंदर अगर हवा की गति मापने के लिए बात करेगा तो वो आपके साथ पास होगा व्यूफोर्ट स्केल। ठीक, तो ये चीज आप लोग यूनिट से याद रखिएगा कि किस यंत्र से कहां पे क्या मापा जाता है। जैसे आपको देखने के लिए मिला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? पृथ्वी तल पर हवा की गति मापने का काम करता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और पढ़ करके इसके आंसर देने का प्रयास करिए। क्या होगा इसका आंसर? सुपरसोनिक। देखिए, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो सुपरसोनिक स्पीड है इसको किस यूनिट में मापा जाता है? तो नॉटिकल यानी नॉट में, या रेक्टर पे, या फिर हर्ट्ज पे? देखिए, जो हर्ट्ज है यह आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, और रेक्टर अभी आप देखे ही हैं कि भूकंप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नॉट है यानी नॉटिकल मील होता है वह समुद्र की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में मापा जाता है। ठीक, और जो बचा आपका मैक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी सुपरसोनिक स्पीड जो है वह उसकी यूनिट क्या होती है? मैक होती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अब इसके एक्सप्लेन को। जो सुपरसोनिक गति होती है इसको मापने का जो इकाई होता है वो मैक होता है। मैक का मतलब होता है कि जो वस्तु की गति होती है, आप लोग याद रखिएगा, जो कोई भी वस्तु हो, अगर जो उसकी गति है उसमें, उस माध्यम में ध्वनि की गति से अगर हम लोग भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड निकल के आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वस्तु की गति में, और वह जो वस्तु है कहां पे गति कर रही है। अगर समुद्र में है तो समुद्र में, वायु में है तो वायु में। तो समुद्र में अगर गति कर रही है तो वहां के माध्यम में ध्वनि की गति से अगर हम वस्तु की गति में भाग करेंगे तो हमें निकल के आएगा क्या? मैक आएगा। और ये वही मैक होता है जो आपका काम करता है क्या चीज? सुपरसोनिक गति मापने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है, खुद ब खुद अपने आप। जब मैक का मान 1 होगा तो जो वस्तु की गति है वह ध्वनि की गति के समान हो जाती है। ठीक है, यदि मैक संख्या 1.3 हो तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 35% अधिक है। ठीक, ये डाटा याद रखिएगा आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैक का फार्मूला जो है, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वस्तु की गति में माध्यम में तो जो ध्वनि की गति है इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैक। और मैक क्या होता है? सुपरसोनिक गति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? संरक्षण का मतलब होता है किसी उस चीज को बचाने के लिए, ठीक है, उसको संरक्षण देने के लिए। तो वही पूछा जा रहा है, जो खाद्यान्न का मतलब है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या विनेगर का किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर सोडियम बेंजोएट है? तो देखिए, जो खाद्य सामग्रियां होती हैं उनकी संरक्षण के लिए हमेशा आप देखेंगे जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है NaCH होता है। ठीक, NaCH O2। इसका प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सवाल अगर आपके एग्जाम में आए कि खाद्यान्न के संरक्षण किससे किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट की सहायता से जो उसका किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है वहां पे नमी कितना है। ठीक है, नमी। जैसे अभी बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि अगर कूलर या पंखा चलाते हैं तो आपको चिपचिपा टाइप महसूस होता है, या फिर कहीं दलदल एरिया है, कहीं पे पानी बारिश हुआ है वहां पर पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे गीला गीला रहेगा, तो वही चीज होती है आर्द्रता। ठीक है, तो ये चीज पूछ रहा है कि आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या हाइग्रोमीटर से आर्द्रता पता करते हैं,
पायरोमीटर से करते हैं या पेरिस्कोप से करते हैं या फिर हाइड्रोमीटर से करते हैं, बताइए। तो जो किसी स्थान की आर्द्रता मापी जाती है वह यंत्र होता है हाइग्रोमीटर की सहायता से हम लोग मापने का काम करते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर की सहायता से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी स्थान की आर्द्रता मापन के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बात ठीक है। इसके साथ ही साथ जो पायरोमीटर होता है इसकी सहायता से हम लोग सतह का तापमान तथा क्या, सतह का तापमान, किससे? पायरोमीटर से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 था पायरोमीटर, उसकी सहायता से क्या मापने का काम करते हैं? तो सतह का तापमान मापने का काम करते हैं। और जो हाइड्रोमीटर होता है इसके द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर से द्रव, द्रव का मतलब कोई भी द्रव हुआ, चाहे पानी हुआ, कोई लिक्विड हुआ, मिल्क हुआ, अगर उसकी आपेक्षिक घनत्व को मापना है तो वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर की, किससे? हाइड्रोमीटर की सहायता से। और देखिएगा जो पेरिस्कोप होता है इसकी मदद से पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ये क्या होता है? उपकरण होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी की सतह पर किसी वस्तु को देखा जाता है। मतलब कि कोई पनडुब्बी कितना नीचे है पानी के अंदर, कितना ऊपर है, उसका कितना पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो किस माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे? तो वो होता है पेरिस्कोप के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, इसके द्वारा जो प्रेक्षक होता है, ठीक, प्रेक्षक जो छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है कि उस समय का वातावरण किस प्रकार से काम कर रहा है समुद्र में। ठीक है, आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? देखिए पृथ्वी में आपको देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले यहां पर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक। अब इसी तरह से आपका एक मंडल यहां मिलेगा, एक मंडल यहां मिलेगा, और सबसे लास्ट में होता है आपका बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं सब यहीं पर होती हैं, ठीक। इसके बाद आपको ओजोन परत देखने के लिए मिलता है, और समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि ये जो सारे मंडल हैं इसमें से वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देता है, मतलब पृथ्वी पर भेज देता है? तो वो होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। क्या? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आयनोस्फियर जहां पे जो है आपके उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वहां से सैटेलाइट के माध्यम से जो उपग्रह वहां पे भेजे जाते हैं वह प्रत्यावर्तित करते हैं, ठीक है, किरणों को। फिर यहां से किरण वहां जाती है, कहां पे? आयनोस्फीयर में, फिर वहां से वो ट्रांसफर करता है जो पृथ्वी पर आता है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना सेल फोन यूज करते हैं या फिर मोबाइल इंटरनेट डाटा यूज करते हैं, तमाम चीजें हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है ये बहिर्मंडल हो गया, और ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है जो बहिर्मंडल के नीचे होता है उसको देखा जाता है आपका ये ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जबकि आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर वापस आती हैं, वही चीज वहां पे बताया गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य यूडे यूडीएवाई योजना के लिए समझौते ज्ञापन पर एमयूयू क्या कह रहा है? एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? किस पे? यूडीएआई योजना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये जो आपकी योजना है यूडीएवाई क्या है? उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना इसका नाम है। इस योजना का जो शुभारंभ है नरेंद्र मोदी, कौन किया है? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 नवंबर सन 2015 को, कब? 5 नवंबर सन 2015 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य जो है आपको वितरण कंपनियों को वित्तीय सुधार तथा पुनरुद्धार करना है। झारखंड देश का पहला राज्य है, जो झारखंड है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूडीएवाई योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी अगर आपसे ये सवाल पूछे कि यूडीएवाई पर भारत का पहला कौन सा राज्य जिसने हस्ताक्षर किया है एमओयू पर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा राज्य है?
वह झारखंड है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, झारखंड। क्या होगा, झारखंड। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, कैपिटल आपको लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड की रांची और उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखिए, अगर महात्मा गांधी की बात किया जाए, किसकी, महात्मा गांधी, तो ये केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में एक बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आईएनसी के अध्यक्ष कितने बार बने थे, सिर्फ एक बार। कहां पे आपको देखने के लिए मिलता है, बेलगांव। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक। कब बने थे, तो 1924 में, 1924 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1924 में जो है अपना एक बार पद ग्रहण किए थे। ठीक है, बस एक बार मात्र बने थे। आगे देखिएगा, इससे पहले डेट अगर देखा जाए 1923 में, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या, स्वराज पार्टी किसने बनाया था, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू प्लस कौन थे, चितरंजन दास। चितरंजन दास, ये दोनों लोग मिलकर के ये बनाए थे। ठीक है, और देखिएगा जो 1922 है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन चालू कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 1920 में। ठीक है, इससे पहले असहयोग आंदोलन से पहले 1919 में एक घटना आपको देखने के लिए मिलती है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक, ठीक है, और असहयोग आंदोलन बंद करने का कारण होता है कि इसके पहले जो है चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या, चौरी चौरा, जिसके माध्यम से ये होता है, पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, पुलिस अंदर बंद करके अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को। और जो गांधी जी होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं, इसलिए वह जो है इसको हिमालयी फूल के बारे में संज्ञा देते हैं, किसको, चौरी चौरा कांड को, कि जो हमारा आंदोलन जिस तरीके से चल रहा था उस पे जो है हिमालयी भूल करने का काम हुआ है, किस माध्यम से, चौरी चौरा के माध्यम से। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने, जो 1925 डेट आपको दिख रही है यहाँ पे, सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो क्या कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन, सरोजनी नायडू, कब, सन 1925 में। देखिए, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, तथा यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें अब्दुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष थे। फिर 1923 में 39वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली बने थे। 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था, उसमें देशबंधु चितरंजन दास कहां पे बने थे, गया। गया कहां है, बिहार में। ठीक है, कब, 1922 में। 1922 में ही कौन सी घटना घटी थी, तो आपको असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, ये देखने के लिए मिला था। 1925 41वां अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे श्रीमती सरोजनी नायडू थी जो कानपुर में अधिवेशन की थी, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी। इसके इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? क्रीमी लेयर किससे संबंधित है, बायोस्फीयर, या सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, या फिर कुक्कुट पालन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से? देखिए, जो क्रीमी लेयर होता है यह संबंधित होता है समाज में जो आर्थिक हालात है, किस प्रकार से लोग कितने आर्थिक स्थिति में है, इसके बारे में चर्चा किस कहां पे की जाती है, तो क्रीमी लेयर के माध्यम से की जाती है। देखिए, क्रीमी लेयर शब्द जो है 1971 में, कब दोस्तों, 1971 में सत्तानाथन आयोग ने दिया। यह सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है, किससे, सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। क्या, क्रीमी लेयर, ये चीज याद रखिएगा। और इस शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए आयोग ने किया है, ये चीज याद रखिएगा कि क्रीमी लेयर का क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, UPILITE
फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना है? बताइए। यूपीआई, इसको अगर पढ़ा जाए तो यूपीआई लाइट। फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना है? तो क्या पेटीएम बैंक बना है, कोटक महिंद्रा बना है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक बना है, या फिनो पेमेंट्स बैंक बना है? तो आप लोग देखने का काम करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए फरवरी 2023 में, कहां पे? फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपी लाइट की फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कई छोटे मूल्य वाली यूपीआई लेन देन के लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ तेजी से रियल टाइम लेन देन में मदद मिलेगी। मतलब स्पीड को क्या करना है? तेज करना है। जैसे आप पैसा भेज रहे हैं, कहीं सेंड कर रहे हैं मनी यूपीआई के माध्यम से, तो वो जल्दी बस केवल एक क्लिक में पहुंच जाए, ऐसा ही इसने फीचर लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए भारत का संविधान, सवाल पढ़िए, आंसर दीजिए। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? क्या राजतंत्री है, संसदीय है, राष्ट्रपतीय है, या एकात्मक है? एकात्मक का मतलब होता है केवल एक सत्ता होती है सेंट्रल की, राज्य की कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राष्ट्रपति का मतलब वहां का सारा सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह कोई नहीं होता है। संसदीय व्यवस्था में होता है कि जहां पे राष्ट्रपति हो और उसका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो वहां पे संसद कार्य करता है। राजतंत्री का मतलब कि वहां पे राजशाही शासन हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ। अगर देखा जाए तो भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक है। क्या है? लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक है, और जो लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ पे हमारे पास तीन पिलर यानी तीन स्तंभ है जो आपको देखने के लिए मिलता है। क्या? इसके साथ साथ होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, इसके माध्यम से हमारा जो है संसद कार्यान्वित होता है। तो ये जो आपको संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये चीजें आपको जो शब्द है संविधान में कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो संविधान की प्रस्तावना है उसमें देखने के लिए मिलता है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना को पेश किसने किया था? जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देखिएगा भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से संशोधित यह उद्देश्य का निम्न वाक्य में लिया गया है। ठीक है, ये जो वाक्य आपको लिया गया है, क्या? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यह संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और इसका क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, या कानपुर में? तो ये सिंपल से आप लोग याद रखिएगा कि जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है वो हैदराबाद में देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस स्टेडियम का नाम 1967 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। ये चीज याद रखिएगा। कहाँ पे है? हैदराबाद में। सबसे पहले इस क्रिकेट के स्टेडियम का क्या नाम था? फतेह मैदान के नाम से ये स्टेडियम जाना जाता था, जो हैदराबाद में उपस्थित है। क्या जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए। 13 क्या कह रहा है? अहमदनगर को अंततः किस वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था? बताइए। जो अहमदनगर है, इसको मुगल द्वारा अपने राज्य में कब मिलाया गया? देखिए, मुगल की बात अगर किया जाए तो मुगल में 3 से 4 ऐसे बादशाह रहे हैं जिनको बस पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका बाबर आएगा, बाबर। ठीक, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध होता है, उसमें ये जीतते हैं 1526 ईस्वी में।
स्थापना करते हैं किसका? मुगल साम्राज्य का। इसके बाद इनका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर, और इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर शाहजहां, शाहजहां, और इसके बाद औरंगजेब। बस यहीं तक आपको याद रखना है। इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, मुगल साम्राज्य आपका फिनिश हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब पूछ रहा है कि अहमदनगर जो है इसको मुगल जो है अपने राज्य में कब मिलाया था? ये चीज आपको देखने के लिए मिलता है 1632 में। कब? 1632 में। ठीक है, 1632 में ही पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, कहां पे? बिहार में। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मुगल के बारे में बस ये 6 लोगों के बारे में आप अगर पढ़ लेंगे, आपका एग्जाम में अगर सवाल इनसे बनता है, मुगल साम्राज्य से कोई भी सवाल बनता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। शाहजहां 1632 ईस्वी में। कब दोस्तों? शाहजहां 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य को मिला लिया कब? 1632 ईस्वी में। इससे कुछ वर्ष के बाद जो है 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण करके अब्दुल शाह को अपने अधीन बनाया, और इसी वर्ष बीजापुर पर आक्रमण करके वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और अपने राज्य में उस क्षेत्र को मिला लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 आपका बायोलॉजी से देखने के लिए मिल रहा है, और ये संबंधित है किससे? ब्लड से। ठीक, ब्लड, रक्त। ये कह रहा है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? जैसे देखिए, आपके यहाँ ब्लड में WBC होता है, RBC होता है, और प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, तमाम चीजें होती हैं। इसमें जो यही पूछ रहा है रेड ब्लड सेल्स, मतलब रक्त जो है हमारा, ब्लड जो है वह रेड होने का रीजन क्या है? बताइएगा, लाल होने का रीजन क्या है? ब्लड लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आपका ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाएगी, 3-4 चीजें होती हैं, अगर आपके अंदर कमी है, आपको सुस्ती महसूस होगी, आपको हद से ज्यादा नींद आएगी, हीमोग्लोबिन हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, ठीक है, और ऐसे ही तमाम चीजें 2-3 और हैं। अगर वो चीज आपके अंदर कमी है तो जो है आपकी शरीर पूरे दिन सुस्त रहेगी, आप अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको नींद और थकान महसूस होगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा आपको हरी सब्जियां यानी पत्तेदार सब्जियां खाने से उसका मिलता है, चुकंदर खाने से मिलता है, और फल हुआ, अनार हुआ, संतरा, सेब, पपीता, इन सब चीजों से हीमोग्लोबिन को कंट्रोल किया जाता है। और जो ब्लड होता है उसका कलर जो रेड कलर आपको दिखाई देता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए, रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन नीले पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। किसको? नीले कलर के और पीले प्रकाश को वह एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लाल दिखाई देने लगता है। तो ये चीज आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? ये पूछा जा रहा है, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर से अधिक उसको टेम्परेचर चाहिए, और आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये भी आपको चाहिए अधिक। किस फसल को? गेहूं को, मटर को, चावल को, या चना को? देखिए, जो चावल होता है इसको टेम्परेचर हाई लेवल चाहता है, कितना? 25 से ऊपर, और नमी भी चाहती है जहां पे मीथेन गैस आपको बनती है। जैसे दलदली एरिया है, दलदली एरिया, और यहाँ पे धान का पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको चाहिए क्या? टेम्परेचर हाई चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, तब जाके जो है चावल की फसल बहुत अच्छी होने की संभावना रहती है। ठीक है, देखिए, चावल हमारे देश के लोगों का मुख्य भोजन है। ठीक है, चावल हमारे देश के लोगों के लिए मुख्य भोजन है। चीन के बाद भारत जो है दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है पूछा जाए तो आपको देखने के लिए मिलता है कौन है? चीन है। इसकी खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा तापमान और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, भारत के 3 प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। सबसे नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है जो 13.62% उत्पादन करता है। फिर आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश
उसके बाद जो है पंजाब। यानी 3 महत्वपूर्ण स्टेट के ऐसे हैं भारत के जो चावल उत्पादन में अग्रणी है। कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश मिलेगा, उसके बाद पंजाब। और पूरी दुनिया में ऐसा पूछा जाए कि चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है, तो आप देखिएगा चीन होता है। और दूसरे नंबर पर कौन अग्रणी देश है, तो वो है इंडिया। इंडिया में 3, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बिहार में रोहतास देखने के लिए मिलता है जो चावल उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य है, प्रमुख जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भारत है, भारत, देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा जो लगती है उसका नाम क्या है? ठीक, नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है? बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है? वही पूछा जा रहा है कि इसमें मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? ठीक, मैकमोहन की बात कर रहा है। देखिए एक होती है LLAC, ये भी चीन से ही लगती है, और एक है जो मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ये एरिया में। ठीक, और जो LAC है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक, यानी उत्तराखंड के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ये होती है LAC। ठीक, LOC जो है वह पाकिस्तान से सीमा साझा करती है, जो उसके लिए बताया गया है। ठीक है, और डूरंड जो है, डूरंड, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में देखने के लिए मिलती है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में होती है, इसको LAC भी, LOC भी बोला जाता है। ठीक है, और डूरंड रेखा जो होती है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी भारत से भी होती है, और मेगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में देखने के लिए मिलती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एंड ऑफ द डे, मतलब आज के समय का सबसे आखिरी सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़िएगा और पढ़ करके इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिए कि जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार इसको किसको दिया गया है? यह पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? किस पत्रकारिता के संबंध में, या फिर सिने कला के संबंध में, या खेल सांप्रदायिकता में, या फिर साहित्य संबंधी लेखन में? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताने का आप लोग प्रयास करिएगा। देखिए जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, यह पत्रकारिता, किसमें? पत्रकारिता के माध्यम से दिया जाता है। किसके? पत्रकारिता के माध्यम से। ठीक है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। पत्रकारिता की बात आई है तो हम लोग देख लेते हैं कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है, जो 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है जो उस चीज में उत्कृष्ट कार्य किया रहता है। देखिए बात आई है इसकी पत्रकारिता की, तो आज बता दें आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज है। ठीक है, आज के दिन जो है फ्रीडम मनाया जाता है, और भारत में ऐसा देखा जाता है कि चौथा स्तंभ अगर कोई है तो वह क्या है? वह मीडिया को माना जाता है कि यह किसी भी बात को हमारे देश में स्वतंत्र रूप से रखने का कार्य करता है। तो आज कौन सा दिवस है? आप लोग याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। और देखिए कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मई को। और प्रेस जो है, मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। किसी भी चीज को किस प्रकार से सबके सामने रखना है ताकि वह चीज जो है 100% सही चीज हो। लेकिन भारत में आज के समय में मीडिया की हालत, मीडिया की रैंक बहुत खराब है। 161 नंबर पे, यानी 191-92 देशों में मीडिया जो है 191 नंबर पर भारत की है। ये बड़ी दुखद बात है। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्थ स्तंभ आप अगर देखा जाए तो क्या है? मीडिया को ही कहा जाता है भारत में। पहले नंबर पर आपका होता है संसद जो है,
इस तरह से चौथे नंबर पर मीडिया होती है, इसका बहुत रोल होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो देखते रहिए MI कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।